So hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome back to the channel Simplifying Exams. So बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो सेक्टर्स थे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी, उनके बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया था। सो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो किस टाइप के हैं, और साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सो बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्राइमरी सेक्टर के बारे में, जिसमें कहा गया है एन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है और उसे हम अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर भी रखते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि अभी जो कोविड-19 जैसी सिचुएशन थी लास्ट 1-2 ईयर, तो सभी के सभी जो सेक्टर थे वो काफी डाउनफॉल गए थे, सिवाय एक सेक्टर को छोड़ के, वो था एग्रीकल्चर, जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए प्राइमरी जो सेक्टर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है स्टार्टिंग से। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के अंदर इंटरफेयर करना शुरू किया। विद द इनोवेशन इन फार्मिंग मेथड्स एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। तो जितना ज्यादा इनोवेशन होता चले गया, तो लाइक एग्जांपल के तौर पे पहले लोग हाथ से ज्यादा काम करते थे, हाथ से खेती ज्यादा किया करते थे, लेकिन इनोवेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से उनके पास जो मशीन है वो आ गई, और उन मशीनों की सहायता से अब क्या हो रहा है कि लोग एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं, जिसमें टाइम जो है वो पहले ज्यादा कंज्यूम होता था, अब थोड़ा कम हो रहा है। और इसका हमें रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि अब जो हमारे फार्मर है वो ज्यादा से ज्यादा जो फूड है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज भी हमारे लिए है ना। इसके अलावा पीपल स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। तो लोग क्या है कि शिफ्ट भी हुए प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, लोग शिफ्ट भी हुए हैं, जो कि इंडस्ट्रियल वर्क होता है ना, जिसके अंदर बड़े बड़े कारखाने होते हैं, मशीनें होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स के काम करती है ना। तो सम पीपल आल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अब इंडस्ट्री तभी आप कह सकते हो कि चल सकती है जब तक ये ट्रांसपोर्ट है। अब इतने हैवी जो लोड है वो कहां से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये जो हमारे परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसका काफी ज्यादा काम है, जो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखोगे कि सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर था पहले वो तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर आया तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हुई और लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारी इकोनॉमी है उससे बूस्ट भी हमें देखने को मिला। तो ये सारे चेंजेस की बात की जा रही है। अब डिफरेंट इंडस्ट्री रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, इक्विपमेंट्स मेकिंग, टेक्सटाइल कमिंग इन लार्ज नंबर। तो इस वजह से इन इंडस्ट्रीज की वजह से ये सभी फील्ड्स हमें काफी तेजी से ग्रो देखने को मिली है। दिस लीड टू स्टार्ट सर्विस सच एज अ बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन। और इन्हीं की वजह से हमने क्या किया, अलग जो हमारी सर्विसेज थी, चाहे वो बैंकिंग हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इसमें भी ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। तो आप देख रहे हो हर एक एक्टिविटी जो है, हर एक सेक्टर एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। The service sector has become the most important sector in terms of total production and start employing more people. तो आज के समय अगर आप देखोगे तो जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर हमेशा से ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह लग रहा है कि लोगों को एक तरीके से उनकी जो स्किल है अगर उन्हें बेटर बना दिया जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बना दिया जाए, अगर उन्हें एजुकेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो इंसान कोई भी काम बेटर तरीके से कर सकता है। यानी कि एक इनोवेटिव माइंड होना जरूरी है आज के समय में। और हर कंपनी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, वो तो ज्यादातर उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है, उन्हीं एम्प्लॉय को ज्यादा प्रेफर करती है जिनके पास एक बेटर स्किल होती है। हालांकि एजुकेशन की जो एकेडमिक डिग्रियां होती हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी को जरूर कहीं ना कहीं एक तरीके से बूस्ट करती है, लेकिन आप देखोगे जो ये जो स्किल वाली जो नॉलेज होती है ना लोगों के पास, उनकी प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा ही रहती है।
तो ये सारा सर्विस सेक्टर की वजह से पॉसिबल होता जा रहा है। लोग इतने ज्यादा से ज्यादा अपना एक तरीके से इनोवेटिव माइंड यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर एक नए दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बिल्डअप होती ही रहती है, ठीक है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस हमें इन सभी सेक्टर्स के अंदर देखने को मिले हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जीडीपी के बारे में। जीडीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। तो द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, यहाँ पे फाइनल गुड्स के बारे में बात आ रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बता दिया था। फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ऑल द थ्री सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी हो, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, कोई एक साल के अंदर, प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो एक साल के अंदर जितना भी जो भी गुड्स एंड सर्विस से लेन देन किया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विस से, वो सारा का सारा हमारा किस में कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि हमारी देश की जीडीपी के अंदर जितना लेन देन होगा उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा सेविंग करना, स्पेंड करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इकोनॉमी अच्छे तरीके से रन करनी है तो स्पेंड करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और उन पैसों से वो डिफरेंट टाइप के काम करेंगे, है ना। चलिए, और वो कहते हैं ना कि मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज, है ना। जितनी ज्यादा हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी उतनी ही ज्यादा आप देखोगे कि इकोनॉमी के अंदर बूस्ट आएगा और ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। हर एक कंट्री की जो जीडीपी होती है वो अलग अलग होती है। अभी हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो थोड़ी कम है और इसके ऊपर अभी वर्क किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जो आप देखोगे, जो पैंडेमिक आया था, कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, उससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिला। और इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया का भी वॉर भी हुआ था, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्राइसिस देखने को मिले, जिससे कि डायरेक्टली जीडीपी पे भी इसका इफेक्ट पड़ने को मिला है ना। तो ये हमारी जीडीपी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले बात की जाती है 1973 एंड 74 की, तो प्राइमरी सेक्टर जो था वो कंट्रीब्यूटेड करता था मैक्सिमम जीडीपी के अंदर। चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखोगे ईयर 2013 एंड 14, जो टर्शियरी सेक्टर है, यानी जो तीसरा सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है, उसका जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो सबसे ज्यादा देखने को मिल गया। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं जो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल एजुकेशन है, उसके ऊपर ज्यादा बेस्ड है ना। आज देखिए हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर हूं, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट इजिली कर पा रहे हैं। ये किसकी वजह से सारा पॉसिबल हो पाया? ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। तो देयर आर अ वेरियस फैक्टर बिहाइंड दिस, और चलिए इन्हीं के बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे है। तो फैक्टर बिहाइंड द शिफ्ट इन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, तो सबसे पहले बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड्स एंड स्टोरेज, बैंकिंग, है ना। तो ये जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री है, इसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर वो तेजी से ग्रो हुआ है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है। ये जो ट्रेड्स होते हैं, व्यापार होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगा रहता है, स्टोरेज बैंकिंग की, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे कहां रखा जाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सो दैट इज व्हाई बच्चों ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है तेजी से ग्रो पाता जा रहा है। द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी अ डिमांड फॉर सच एज अ सर्विस। अब देख लीजिएगा टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी चीज है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, गुड्स को प्रोड्यूस करते जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती है। अब प्रॉब्लम्स के लिए फिर से वही चीज आती है सर्विस की, है ना। आप फ्रिज लेते हो, आप टीवी लेते हो, आप एसी लेते हो, तो ये तो हो गया आपके गुड्स। अब इनके बाद वो होता है ना कि खरीदने के बाद कहीं ना कहीं इनमें प्रॉब्लम तो आती है। आखिर है तो टेक्नोलॉजी, है तो मशीन ही, तो उसके लिए फिर इनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके पास आते हैं, वो इस चीज को ठीक करते हैं। तो आप कोई भी चीज लोगे ना तो उसकी तो सर्विस आपको करवानी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। अगर अच्छी चलते रहे तो बेस्ट है, अगर नहीं चलेगी तो उसको, अगर आपको आगे चलाना है तो कहीं ना कहीं उसमें सर्विस सेक्टर का रोल तो रहने ही वाला है। तो होप सो कि बच्चों आप इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और आगे हम बात करते हैं कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, जो ज्यादातर लोग हैं वो किस काम में लगे हुए हैं। हम यहाँ पे वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो
स्टार्टिंग में जैसे हमने बात करी थी 1973 एंड 74 में, तो 40% जो कंट्रीब्यूटेड था वो क्या था, प्राइमरी सेक्टर का था जीडीपी के अंदर, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो 12% एंड 48% जो कंट्रीब्यूट था टर्शरी सेक्टर का था, सेकेंडरी और टर्शरी। चलो अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 72 एंड 73 74% था इंडिया का, जो कि प्राइमरी सेक्टर से था, और टर्शरी की बात करें ओनली 15% था। लेकिन ये सारा सिनेरियो चेंज हुआ था 2013-14 के आसपास। अगर आप देखोगे कि द परसेंटेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर अब क्या हो गया, जीडीपी ऑफ द कंट्री इंक्रीज एंड रीच द 67%, जो पहले 75-73 के आसपास 15% तक, अब वो 67% तक हो गया। तो ये काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर था वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, यानी कि ओनली 12% तक का ही रह गया। द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग 2011 एंड 12। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें देखने को मिली है। तो अब ऐसा नहीं है कि आज की इस जनरेशन में प्राइमरी सेक्टर जो है वो खराब हो चुका है, नहीं, आज भी हम डिपेंडेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, हम अपने एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इस वाली फील्ड के साथ ज्यादा छेड़छानी नहीं करते हैं, क्योंकि भैया जो प्रोड्यूस करने का काम है ना वो इसी से ही आएगा। सो इसलिए बच्चों ये तो हमारा एक सेफ हैंड कह सकते हो, एक बैक हैंड कह सकते हो, इसलिए इस वाले सेक्टर के ऊपर क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। छोटे छोटे से टॉपिक आ रहे हैं, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? तो एक्सप्लेन की अगर बात करें, देखिए आप देखो कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, फिर से यहाँ पे एग्रीकल्चर का रोल आ रहा है कि इसमें जरूरत से ज्यादा लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण ही कि द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन टू कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अ अनएम्प्लॉयड, इट इज आल्सो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिंपल से वर्ड में अगर बात की जाए, अगर जरूरत है 6 जनों की और लगे पड़े 10 जने, अगर 4 जने काम नहीं भी करेंगे ना, तो उस फील्ड में कोई ज्यादा नुकसान हमें नहीं देखने को मिला, उस प्रोडक्शन में हमें कोई नुकसान ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन लोग क्या है कि काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास काम है नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली है फार्मर की, जिसके साथ उसके 3 से 4 बच्चे एक साथ इन्वॉल्व है, उनकी वाइफ भी उसके साथ है और उनके बच्चे भी उसके साथ है। लेकिन क्या होता है कि रेन नहीं आने की वजह से जिस भी चीज की वो फसल उगाना चाह रहे हैं वो उग नहीं पा रही है, क्योंकि वर्षा नहीं हो पा रही है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो लोग बेकार नहीं है, वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन काम तब पॉसिबल हो पाएगा जब वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल होगी, फसल होगी तो फिर उसको वो आगे जाके ट्रेड करेंगे और उनसे अर्निंग करेंगे और अपना सर्वाइव कर सकेंगे लाइफ, है ना। तो ये इसी टाइप की बेरोजगारी होती है जिसे हम डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, इसे अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप इन लाइंस को पढ़िएगा, ज्यादा समझाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कराया जाए कम से कम एक तरीके से इंटरेस्ट के रेट पर, ब्याज की दर पे, है ना, ताकि वो अपना अच्छा सा काम कर सके। इसके अलावा इन्वेस्ट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सच एज अ बिल्डिंग, एज अ डैम, एज अ सुटेबल प्लेस पर, ठीक है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जितनी ज्यादा ये बढ़ेगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी प्रमोट करना चाहिए हमें छोटी इंडस्ट्री को, चाहे वो मिल्स हो या हनी कलेक्शन हो, ये सभी सेंटर। इसके अलावा एम्फसाइज ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, जितना ज्यादा लोगों को एजुकेट किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, उतना ज्यादा वो स्केलेबल बन सकेंगे। और साथ ही आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एरिया, किसी भी एरिया की जो पोटेंशियल लिमिट है उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना। एग्जांपल के तौर पे एक एरिया जहां पे एक तरीके से टूरिस्ट साइट को डेवलप किया जा सकता है और उससे अर्निंग की जा सकती है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम होती है, चाहे वो वेल हो या फिर पंप हो नियर फार्म्स के, और साथ ही प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ये सभी की सभी चीजें एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी देखरेख के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, और जब लोग इन काम में लगेंगे तो उन्हें
अर्निंग होगी और अर्निंग से वो सर्वाइव कर पाएंगे, इससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये इन तरीकों से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक आता है इस लेसन का, इस पार्ट का, जो कि है मनरेगा। अगर मनरेगा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसके फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर इसकी फुल फॉर्म 1 मार्क में जरूर पूछ ली जाती है। तो इसका क्या मतलब है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार। कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर? 625, जिसको नाम दिया गया था मनरेगा 2005 का। तो फुल फॉर्म मैंने आपको इसकी बता दी है। तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशली रूरल एरिया की बात की जा रही है। ऑल दोज हु आर एबल एंड are in need of work and guarantee for 100 days of employment in a year by the government। यानी कि इसमें उन सभी लोगों को कि जो काम कर सकते हैं वो या फिर काम करने के लिए वो एलिजिबल है, उनको साल के अंदर 100 दिन का काम दिया जाता है। आगे क्या बात हो रही है? इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी कारण की वजह से जो गवर्नमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है कि वो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि गारंटी दी थी ना काम करने की 100 दिन की। अगर उन्हें काम नहीं मिला तो काम के बदले उन्हें एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनके सर्वाइवल में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना उन्हें फेस करने पड़े। तो ये था मनरेगा 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को राइट टू वर्क, है ना। तो ये था आज के हमारी इस क्लास में। काफी सिंपल से टॉपिक थे, इजी टू अंडरस्टैंड थे। होप सो कि आपको सारे अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर और साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।